नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को एक और वीडियो चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप किसी परिचय के आवश्यकता आपके लिए नहीं है, लेकिन चूंकि ये इस मंच की औपचारिकता है और किसी भी चर्चा के एक औपचारिकता है। आप हैं अजीत सिंह जी, जो वानप्रस्थ स्वीकारने के बाद रामदास जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। वानप्रस्थ स्वीकारने का अर्थ यह नहीं है कि संसार का त्याग या सांसारिक चिंताओं का त्याग, बल्कि वानप्रस्थी तो और ज्यादा समाज के चिंतन के लिए ज्यादा समय निकाल पाता है। इसलिए मुझे लगता है कि रामदास जी से बात करना समाज के बारे में वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा समाचीन है। जैसा कि आप सभी ने हमारे आज के चर्चा का विषय देख लिया होगा कि पंजाब यानी जो 5 नदियों का प्रदेश है, भौगोलिक रूप से आज 5 नदियां वहां हो ना हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है। आज पंजाब का प्रदेश, समाज, वहां के सरोकार, चाहे वहां की राजनीति या वहां की सरकार प्यासी क्यों है, मुद्दों की प्यासी क्यों है, समाधान की प्यासी क्यों है। आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं पंजाब अजीत सिंह जी से। अजीत सिंह जी का पंजाब से बहुत गहरा ताल्लुक है और एक तरह से उनका दूसरा घर है पंजाब। तो उनके घर की चिंताएं निश्चित रूप से उन्हें व्यथित करती हैं और इसी पर शेष भारत के समाज को और हमारे दर्शकों को क्या कुछ पता चलेगा, ये अगले कुछ समय में हम चर्चा में देखेंगे। अजीत जी, आपका स्वागत है। बाबा जी, धन्यवाद। अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए आज। और मैं इनफैक्ट बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या बहाना लगाऊं कि आप मुझे अपने शो में बुला लें। तो जी जी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इसे इस तरह से ले रहे हैं। तो आइए सीधे विषय पर शुरू होते हैं। अजीत जी, 5 नदियों का वो सांस्कृतिक प्रदेश पंजाब, जो हर तरीके से समृद्ध रहने के आदी है और समृद्ध रहता है, समृद्ध है भी और समृद्ध रहेगा भी, आज प्यासा क्यों है? देखिए, प्यासा पंजाब की प्यास के ना बड़े बहुत इसमें बहुत गहन विश्लेषण की जरूरत है कि आखिर पंजाब आज प्यासा क्यों है। आपने भी मेरे इंट्रोडक्शन में बताया कि साहब मेरा पंजाब मेरा दूसरा घर है। इनफैक्ट मैं आपको शायद जानकारी है कि नहीं है, मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। मेरा जन्म पंजाब में हुआ था और लालन पालन, मेरी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत पंजाब में हुई। मैंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब से की, मेरी शादी पंजाब में हुई और मेरे बच्चे पंजाब में हुए और मैं आज भी पंजाब में रह रहा हूँ। इस बीच इस पिछले 58 साल की आयु में मेरी जो नेटिव प्लेस थी उससे तो मेरा परिचय बहुत बाद में, जब मैं करीब 20-25 साल 30 साल का हो गया था, तब जाके मेरा महापुर से परिचय हुआ। तो पंजाब मेरी सिर्फ जन्मभूमि नहीं, कर्म भूमि है, नंबर 1। नंबर 2, फिर एक स्टेज ऐसी आई थी कि मैं सपरिवार अपने गांव जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में रहने लग गया था और वहां मैंने 17-18 साल तक काम किया। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मुझे लगा कि अब मुझे वापस महापुर से निकल के वापस कहीं और शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने ना पूरे देश पे नजर दौड़ाई थी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इवन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तक मैं दौड़ा, ये देखने की महापुर से निकल के सबसे अच्छा स्थान मेरे और मेरे बच्चों के परिवार, मेरे परिवार के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए सबसे अच्छा प्रदेश स्थान कौन सा रहेगा। तो आपको ताज्जुब होगा कि पूरे देश का दौरा करने के बाद मैंने ये पाया कि द बेस्ट प्लेस टू लिव एंड सेटल डाउन इज पंजाब। ये सन 2000 की बात है। उस दौरान भी मैंने पंजाब को भारत का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे प्रॉस्परस और आतंकवाद से लंबी लड़ाई लड़ने के बावजूद द मोस्ट पीसफुल स्टेट, द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट, इतने खुले विचारों के लोग, इतने मेहनती लोग, इतने हंसमुख
24 घंटे हंसने वाले लोग, ऐसे लोगों का प्रदेश, और इतना समृद्ध कि आप सोच नहीं सकते। तो सब ऐसे प्रदेश को, जहां मैंने अपनी मातृभूमि छोड़कर रहना बसना स्वीकार किया, ऐसे प्रदेश को आखिर नजर क्यों लग गई? ऐसा क्या हो गया कि आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि पंजाब प्यासा है? तो सब देखिए, आज की तारीख में जो एक ना पंजाब में एक पॉलिटिकल वॉइड है, एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। और पंजाब जो है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस का और जियो पॉलिटिक्स का, सिर्फ देशी पॉलिटिकल फोर्सेस का नहीं, अंतरराष्ट्रीय ताकतों के हाथ का खिलौना बन के रह गया है। मतलब वी हैव बिकम, मैं पंजाब नहीं, मैं एड्रेस करूंगा वी, हम लोग, वी पंजाबीज हैव बिकम अ गिनी पिग ऑफ देयर लैबोरेटरीज। ये जो जियो पॉलिटिक्स की जो गंदी घिनौनी प्रयोगशाला है ना, इसमें हम लोग गिनी पिग्स बन के रह गए। एक तरफ हमारी देशी पॉलिटिक्स है, और उसके बाद ये जो पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप की जो पॉलिटिक्स है, कनाडा की जो पॉलिटिक्स है, इसके बीच में हम लोग पिस के रह गए। और इसके जैसे ये कम से कम मैं समझता हूँ आधा घंटे का वीडियो होगा, तो इस पे बड़ी विस्तार से चर्चा होगी। जी जी बिल्कुल। जी। अच्छा अजय जी, आपने जब कहा ना कि पंजाब आपकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि रही है, और आपने पंजाब के 80 के दशक के इंसर्जेंसी की भी बात की, तो मैं अगर बताऊं तो मैं पंजाब से इतना कोई जमीनी ताल्लुक तो नहीं रखता, लेकिन ये कह सकता हूं कि मैंने पंजाब के उस दौर के आतंकवाद को बेहद नजदीक से देखा है। और इसकी वजह यह रही है कि मेरी शिक्षा, जो इंटर तक की शिक्षा है, 12वीं तक की शिक्षा, वो मैंने आज के उत्तराखंड और तब के उत्तर प्रदेश के तराई में ली है। काशीपुर, बाजपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा, रुद्रपुर, जो आज का उधम सिंह नगर है। तो वो जो पूरी आंच थी उस समय, जिस तरीके से पंजाब से चलता हुआ वो आतंकवाद का पूरा दौर जो है, वो उत्तर प्रदेश के भी तराई इलाकों में आया था। और लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे ये पूरा इलाका जो आज का उत्तराखंड में चला गया, वहां भी तमाम घटनाएं होती थी। और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के दौर में उस अशांति के समय में बहुत सारे पंजाब के छात्र, यूनिवर्सिटीज के, चाहे इंस्टीट्यूट्स के, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, वो दूसरी जगहों पर शिफ्ट किए गए, तो बहुत सारे हमारे यहां भी आए थे। लेकिन पंजाब उस बेहद निराशा भरे और आतंक भरे माहौल से निकल के बाहर आ गया। अच्छा खासा चल रहा था, उसे आप 2000 तक ले आए, सन 2000 तक आपने उसका जिक्र किया। फिर ऐसा क्या हो गया 2000 के बाद? आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की, उसके असर की बात की। जियो पॉलिटिक्स, जिसको मैं अगर अपने आसान तरीके से अपने दर्शकों को बता दूं, तो कनाडा चाहे यूके चाहे अप्रवासी, तो वो एक असर आया, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन इससे पहले पंजाब के अपनी जमीन, यहां देशी पॉलिटिक्स, चाहे सामाजिक ताना बाना, उसमें ऐसा क्या बदलाव आप महसूस करते हैं जिसकी वजह से आतंकवाद के 80 के दौर से 2000 तक अच्छे खुशहाल माहौल में आ चुका पंजाब आज फिर प्यासेपन की तरफ बढ़ पड़ा है, जिस पे हम अब आज बात कर रहे हैं? देखिए, एक तो ना यहाँ की जो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है पंजाब की, उसमें कुछ एक तत्व, कुछ एक मतलब जो कि शायद पूरी पॉपुलेशन का मुश्किल से आधा या 1% भी नहीं हो, उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो जो खालिस्तान वाली जो देग है ना, कड़ाही, उसको गर्म रखा जाए। तो एक ऐसा वर्ग है जो कि उसको गर्म ही रखता है, ठंडा नहीं होने देता। उसका कारण यह है कि उनको वो गर्मी मिलती कहां से है? हमारे पड़ोस में है पाकिस्तान, जो कि एक फेल्ड स्टेट, एक कोलैप्स की तरफ जाता हुआ स्टेट है। तो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो इंडिया को भी डिस्टेबलाइज करता रहे बीच बीच में। और पंजाब चूंकि बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट होने का खामियाजा भुगत रहा है,
और पाकिस्तान में जो वहां की जो पॉलिटिक्स है उसके कारण पंजाब में वो कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा करते रहते हैं। इसके अलावा जो डायस्पोरा कनाडा, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में रहता है, वहां के उनके अपने इंटरेस्ट्स हैं। वो जो गुरबतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग जो कि कनाडा, यूएस में बैठ के इस देग को गर्म करते रहते हैं। फिर उनका एक वोट बैंक है कनाडा में, यूएस में। उस वोट बैंक का वोट लेने के लिए ट्रूडो जैसे पॉलिटिशियंस कनाडा में वो उस देग को गर्म करते रहते हैं, वहां से वो भी थोड़ी थोड़ी गर्मी देते रहते हैं। और पाकिस्तान का पड़ोसी होने के नाते वो जो नार्को टेररिज्म की जो मार है वो पंजाब को इतनी बुरी तरीके से झेलनी पड़ रही है। और ये आज से नहीं, आपको ध्यान होगा कि जब 80 के दशक में जो आतंकवाद आया उसमें से इंडिया को बाहर निकलने में, पंजाब को बाहर निकलने में लगभग 14 से 16 साल का टाइम लगा था। आपको याद होगा 78 में निरंकारी बाबा की हत्या से वो दौर शुरू हुआ था और पूरी तरह शांति आते आते आपको याद होगा लगभग 93-94 हो गया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल 16 साल तक हम इस आग में जलते रहे। तो जब इंडिया ने उस आतंकवाद के उस दौर में उस आग को सक्सेसफुली बुझा लिया, कंट्रोल कर लिया, और जब पंजाब वापस खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ा ना, तो फिर से पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनाई कि हम इनको डिस्टेबलाइज कैसे करें, इंडिया को उलझा के कैसे रखें, और इंडिया के सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट, जो सबसे समृद्ध राज्य है, उसको कैसे खराब करें। तो उन्होंने उसके दो तरीके निकाले। एक तो वो नकली करेंसी से इंडिया को ब्लीड करते थे, और दूसरे था कि जो नार्कोटिक्स, नशीली नशा, वो पुश करते थे। तो और उस जमाने में तो हमारा पूरा बॉर्डर भी पोरस था, आपको याद होगा, बाड़बंदी नहीं थी, तो बहुत इजीली नशा वो अंदर पुश करने लग पड़े। नशा कहता है पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान था, वहां तालिबान थे, और वहां तो सरेआम अफीम की खेती होती थी, तो वो नशा उनके लिए पुश करना बहुत आसान था। उसके बाद इंडिया ने बाड़बंदी कर ली, पर वो बाड़बंदी के बावजूद अगर आपका पड़ोसी उतारू हो ना कि आपके यहाँ उसने नशा पुश करना ही करना है, नशीली दवाइयां पुश करनी ही करनी है नशा, तो वो आप उसको बहुत हद तक नहीं रोक पाते हैं। कितनी भी आप सख्ती करें, इन्फिल्ट्रेशन हो ही जाती है। उसके बाद फिर ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत सारे तरीके आ गए। तो सब एक तो ना नशा नहीं कंट्रोल हो रहा पंजाब। अभी आम आदमी पार्टी ये इसी प्लैंक पर ही चुनाव जीत के आए कि हम नशे का यह कर देंगे, वह कर देंगे, समाप्त कर देंगे। पर अब जो कि वो सत्ता में आ गए तो अब वो नशे की बात ही नहीं करते। गांव गांव में मतलब हर बच्चा जानता है कि नशा कहां बिक रहा है, परंतु सरकार और पुलिस और समाज उसको रोक पाने में पूरी तरह फेल है। तो आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या तो है नशा, जो कि नार्को टेररिज्म का एक अंग है। पाकिस्तान द्वारा जो नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है उसका एक कारण। तो सबसे पहली समस्या पंजाब की नशा। अगला प्रश्न पूछिए आप। जी, आपने कहा सबसे पहली और बड़ी समस्या जो है वो पंजाब के समाज की है नशा, यानी नार्को टेररिज्म, जो कि पड़ोसी देश चलाया जा रहा है। जहां पड़ोसी देश की भूमिका नहीं है वहां भी इस तरह की सामाजिक बुराइयां हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो वहां पिछले मार्च में 6 महीने से ज्यादा हो गए सत्ता परिवर्तन किया, और इसी बात पर सत्ता पर उनके हाथ में आई कि हम नशे से लड़ेंगे, यानी तब के उड़ते पंजाब से लेके आज हम जब प्यासे पंजाब पे आ रहे हैं, तो उड़ते पंजाब पे उस अवधारणा को समाप्त करने की, उस समस्या को समाप्त करने की बात थी। अब वो क्या लड़ेंगे जो आज दिल्ली में खुद, चाहे वो शराब का नशा हो चाहे ड्रग का नशा हो, नशा तो नशा है।
तो आज शराब के खेल में किस तरीके से एक्सपोज हो रही है आम आदमी पार्टी। खैर, हम इसको राजनीतिक चर्चा बनाए रहने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम आएंगे पंजाब के समाज और उसके सरोकारों पर हम ज्यादा फोकस रहेंगे। ये चर्चा राजनीतिक हम करते रहते हैं, फिर कभी करेंगे। अब जहां तक इसी में मैं याद दिला दूं कि भगवंत मान जब आए और पंजाब की सरकार आई तो उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया और ये कहा कि साहब किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार की शिकायत इस पर कीजिए। और जब फरवरी में इन्होंने नंबर जारी किया, मार्च में नंबर जारी किया, तो उसके बाद लगभग 1 लाख शिकायतें उस पर रोजाना आती थी, महीने में आती थी, और आज वो संख्या 5,000 6,000 हो गई है। तो इससे पता चलता है कि वो कितना गंभीर है और पंजाब का समाज इस व्यवस्था को लेकर कितना गंभीर है। अब हम वापस फिर आते हैं सांस्कृतिक व्यवहार पर। जब आप ये कहते हैं कि मुश्किल से 1% या 1.5% ऐसे तत्व हैं जो नकारात्मकता फैलाते हैं, तो साहब ये बताइए 99% या 98.5% जो समाज है वो इस बात को कितना महसूस कर रहा है पंजाब की धरती पर। देखिए, बात पता है क्या है, महसूस तो सब करते हैं पर बोलते नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। आज पंजाब का समाज, चाहे वो बहुसंख्यक समाज हो, सिख समाज, चाहे वो सो कॉल्ड अल्पसंख्यक हो, हालांकि जिस वर्ग की पॉपुलेशन 40-45% हो, मैं उस वर्ग को कहीं भी से अल्पसंख्यक नहीं मानता हूं। अल्पसंख्यक की ये परिभाषा ही गलत है कि अल्पसंख्यक होता है जो 1-2% हो। तो हिंदू समाज जो है वो लगभग 40-42-44% है पंजाब में, तो वो कहीं से अल्पसंख्यक नहीं है। पर मैं ये कहता हूं कि बहुसंख्यक समाज जो है आज इन गुंडा एलिमेंट्स के सामने एक तो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं उनका क्या हश्र होता है, और उनके साथ मौका पड़ने में फिर कोई खड़ा नहीं होता, और उनको कैसे दबाया जाता है ये आप पे कुछ छुपा नहीं है। मेरे केस में आप अच्छी तरह जानते हैं। पर हमारे जैसे लोग तो आज भी बोलने से बाज नहीं आते। मैं आज भी आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं। तो तब देखिए, और ठीक है 1% ही खराब है, पर तब 1 क्विंटल दूध की दही जमाने के लिए कितना जोरन डालना पड़ता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो 1 चम्मच दही का जाग, जिसको हमारे यहाँ जोरन कहते हैं ना, वो 1 चम्मच ही 1 क्विंटल दूध को दही बना देता है रात भर में। अगर उस 1 चम्मच को, वो 1 चम्मच की ताकत को कम करके मत आंकिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कहते हैं ना, आपकी बात को सत्यापित करने के लिए एक उदाहरण हमारे सामने है, और जम्मू और कश्मीर का है, तब के जम्मू और कश्मीर का। वहां के बमुश्किल 2 जिलों के 5-6 मोहल्ले, वहीं तो था सारा कुछ। लेकिन उसने पूरे तबके जम्मू कश्मीर, अविभाजित जम्मू कश्मीर जो कि आज 3 टेरिटरी में बढ़ गया है, पूरे जम्मू कश्मीर के बारे में नकारात्मकता फैला के रखी थी, और लगता था कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर आया नहीं कि आतंकवाद और परेशानियां शुरू हो गई। जबकि वो समस्या बमुश्किल 1 या 2 जिलों के 4-5 मोहल्लों, 8-10 गांवों की थी। तो आप जब कह रहे हैं ना कि 1 चम्मच जोरन ही 1 कुंटल दूध को फाड़ देता है, तो बिल्कुल आपकी बात समझ में आती है जी। तो अच्छा, मैं अगली समस्या पे आता हूं। पंजाब की दूसरी समस्या क्या है? पंजाब की दूसरी समस्या यह है कि पता नहीं कहां से पंजाबी समाज के दिमाग में सफलता का एक शॉर्टकट घुसा दिया गया है कि भैया इंडिया में कुछ नहीं रखा, पंजाब में कुछ नहीं रखा। अगर अमीर होना है और सुखी होना है तो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले जाओ। हमारा घर बहुत गंदा है, हमारा घर बहुत गरीब है, हमारे पड़ोसी का घर बड़ा शानदार है, वहां टाइल्स मार्बल्स लगे हैं, जगमगा रही है। तो अपने घर में टट्टी करके पड़ोस के सर्वेंट क्वार्टर में रहने चले जाओ। अपने घर का मालिकाना, और अब आपके घर में आपके गंदगी किसने मचाई? आपने खुद। अरे भाई, आपके घर को गंदा करने कोई बाहर से नहीं आया ना।
लोग बिल्कुल। कहते हैं करप्शन है, गंदगी है, यह है वह है। अरे भैया, आपने ही तो मचाया वो करप्शन। फिर अपना घर गंदा करके अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, वो बड़े साफ मुल्क ने, वो तो स्वर्ग है, ये तो नरक है। तो मतलब अपने घर को नरक बना दिया, तो अमेरिका और कनाडा चले जाओ। आपको मालूम है आज की तारीख में एक स्टडी आई है कि लगभग 75,000 करोड़, 75,000 करोड़ रुपया हर साल विदेशी यूनिवर्सिटीज और फर्जी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पंजाब का छात्र पढ़ने के नाम पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पे 75,000 करोड़ रुपया विदेश जा रहा है। और आज पंजाब की जमीन जो कभी 1 करोड़ रुपए का 1 एकड़ बिकता था, आज 20 लाख रुपए के आगे, क्योंकि हर पंजाबी जो है अपनी जमीन बेच के अपने बच्चे को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड भेजना चाहता है। लड़कियों के सौदे किए जा रहे हैं। एक लड़की जो 6.5 बैंड आइलेट्स में ले लेती है, उसके पास 20-20, 25-25 लाख रुपया लेके लड़कों के बाप पहुंच जाते हैं कि हम तुम्हारे कनाडा का खर्चा दे रहे हैं, हमारे 25 लाख पे चली जाओ, हमारे बेटे को भी बुला लेना एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से। तो सीधे सीधे आप बताइए ना, ये सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और घृणित तरीका है। आपने तो अपनी बेटी बेच दी ना 25 लाख में कनाडा जाने के लिए। तो सब आज पंजाब का बच्चा बच्चा, आज आपको मालूम है पंजाब के कॉलेजेस खाली पड़े हैं। पंजाब के खालसा कॉलेज जलंधर में है, 2200 सीटें होती थी आज सिर्फ, और एडमिशन नहीं मिलता था। एमपी एमएलए के सिफारिश से एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था। आज उस 2200 सीट्स के कॉलेज में औसतन सिर्फ 800 सीट भरती है। आज पंजाब के 90% जो सरकारी कॉलेज है, मैं प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, वो एमबीए, इंजीनियरिंग और वो नर्सिंग वाले नहीं, जो सरकारी कॉलेज जिनमें 3, 3.5, 4,000, 5,000 रुपए फीस होती है साल की ना, वो खाली पड़े हुए हैं। सुल्तानपुर लोधी में एक एसडी कॉलेज फॉर वुमेन है, उसमें लगभग 2000 लड़कियों की सिटिंग कैपेसिटी है। उसमें आज की तारीख में मुश्किल से 100 बच्चियां पढ़ती, 2000 बच्चियों के कॉलेज में 100 बच्चियां, सरकारी कॉलेज है, 1000 रुपए फीस लगती है साल की। पंजाब में बच्चा ही नहीं है, 12th के बाद पंजाब में बच्चे नहीं दिखते, सारा का सारा पंजाब को कनाडा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समाज का बच्चा ही ना रहा, वो तो कनेडियन हो गया, उस समाज का भविष्य क्या है आप बताइए ना। फिर तो समाज बुढ़ों का समाज बन के रह जाएगा, सिर्फ बूढ़े इस प्रदेश में रह जाएंगे आज से 10 साल बाद। बच्चे तो सब कनाडा चले गए। तो सब आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या, पंजाब में कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आ रही, कोई नया बिजनेस तक कोई नहीं खोल रहा। जो पुराने बिजनेस थे वो बंद हो रहे हैं, नया बिजनेस क्यों खोलेगा कोई? आप बताइए ना। आज आप लखनऊ में बैठे हैं, आपको पता हो आपको 1 घंटे बाद जाना है, तो आप रात का खाना नहीं बनाएंगे आप? बिल्कुल। आपको तो 1 घंटे बाद जाना है। तो पंजाब के हर लड़के को तो कनाडा जाना है, तो पंजाब में कोई काम क्यों करेगा? आज पंजाब मैं हमेशा कहता हूं, पंजाब हैज बिकम डेड वुड। सूखे पेड़ की एक डाल सूख जाती है ना, बाकी पेड़ हरा भरा होता है, कोई एक डाल कभी कभी सूख जाती है, डेड वुड बोलते हैं उसको। आज पंजाब डेड वुड बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप पंजाब के 100 स्टूडेंट्स जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका एक सर्वे कर लीजिए। हाँ बेटा, आगे क्या करना है? मुझे लगता है 100 में से 99 जो है ये कहेंगे कनाडा जाना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी, ये एक्चुअली आप मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल। ये जो आपने बात कही ना, असली समस्या यहाँ है, और जिस पर बेहद कम बात होती है, और बल्कि जब बात होती है तो बड़े गर्व के साथ बात होती है कि साहब हमारा लड़का तो यूएस में है, हमारे बच्चे तो कनाडा सेटल हैं, हमारे बच्चे तो यूएस सेटल हैं, अब्रॉड है। लेकिन
अब एक सांस्कृतिक समस्या और आएगी, क्योंकि हम आप आज जो ये बात कर रहे हैं आपके सानिध्य में, तो मैंने बार बार कहा और शुरुआत में भी कहा कि हम राजनीतिक बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, उस पर बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए और खूब बातें होती हैं। लेकिन एक बड़ी प्राकृतिक सी बात है कि अगर कोई जगह खाली हो रही है, कहीं कहीं शून्यता है, तो वो शून्यता बहुत देर तक भारत जैसे देश में कायम नहीं रह पाती। उस जगह को भरना है, क्योंकि भारत सांस्कृतिक रूप से उस लोटे के समान है, उस बड़े बर्तन के समान है कि अगर उसमें आप आबादी का द्रव्य डालिएगा तो वो अपनी जगह ले लेगा जहां जहां खाली होता है। ये समस्या, मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि डेमोग्राफी के परिवर्तन होने के खतरे के बारे में। आप इसे खतरा कहिए, आप इसे संभावना कहिए, ये आपकी समझ है या आपका सोच है, लेकिन मैं जब कहूंगा तो इस हिसाब से तो उस डेड ओड जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस खाली पंजाब की आप बात कर रहे हैं, तो वहां तो पूरी तरीके से पूरबिया संस्कृति और बिहारी संस्कृति जाके वहां रहेगी और रह रही है। बड़ी तेजी से डेमोग्राफी बदल रहा है पंजाब का। इसको लेके चलते चलते ये आखिरी विषय होगा अभी के लिए, ये आखिरी बिंदु होगा जिस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम चर्चा समाप्त करेंगे और अगला इसका फिर हम बात करेंगे, क्योंकि ये 20 मिनट 25 मिनट में निपटा देने वाला विषय ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पंजाब के समाज को इस बात का तनिक भी भान नहीं है कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी? आज डेमोग्राफी चेंज होगी, कल जमीनों का मालिकाना हक बदलेगा और वो पंजाब पंजाब रहेगा ही नहीं। देखिए, जब आदमी ना पलायन के मूड में आ जाता है ना, जब आदमी घर छोड़ के भागने के ही मूड में आ गया, तो सर इतनी गहराई से सोचना ही बंद कर देता। और जब आपकी सोचने समझने की शक्ति न रहे, आप इतना क्रिटिकल एनालिसिस कर ही नहीं पाते। पंजाब की कल को डेमोग्राफी क्या होगी, पंजाब की संस्कृति सभ्यता क्या बचेगी, पंजाब में कल को कौन किन लोगों का आधिपत्य होगा, किन की मेजोरिटी होगी, ये तो बात की बात है ना। आज किसी तरह भाग चलो और किसी तरह कनाडा में जाके बस जाओ, सोच कल की तो। और पंजाब की सोसाइटी तो वैसे भी कल के बारे में कभी सोचने वाली नहीं रही। ये तो आज में जीने वाले लोग हैं, आज में जीने वाला समाज है, भविष्य की तो उन्होंने कभी सोची ही नहीं। इनकी तो बड़ी पुरानी कहावत है, अहमद शाह अब्दाली के बारे में कहा जाता था कि जो खा पी लिया वही अपना है, बाकी तो सब अहमद शाह था। जो आज खा पी लिया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह अब्दाली पता नहीं कब आएगा लूट के ले जाएगा। ये बड़ी प्रोमिनेंट कहावत है पंजाब की। और आप बहुत दूर कहां जाते हैं, आज से 30 साल पहले का आपको दिल्ली याद है? आज से 30 साल पहले दिल्ली जो है, बिल्कुल पंजाबियों का और लोकल आउटर दिल्ली के हरियाणवियों का शहर हुआ करता था। आज पंजाबी बिहारियों का शहर, सॉरी, आज दिल्ली जो है आज बिहारियों का शहर है। आपको मालूम है? पूर्वांचलियों, पूरबियों और बिहारियों का शहर तब्दील होकर रह गया है। बिल्कुल सही बात। और पहले के पूरबिये बिहारी जब दिल्ली में रहते थे ना, तो वो सिर्फ लेबर बन के रहते थे। आज दे आर एंटरप्राइजिंग पीपल। आज दिल्ली में बिहारी और यूपी वालों का बिजनेस पे आधिपत्य है। अब वो बिल्कुल, और वहां पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जी बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक मिनट, ना आज दिल्ली में यूपी बिहार पूर्वांचली वोट से सरकार बनती है। आज वो जो गाने वाला हमारा सांसद मनोज तिवारी, वो उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष किस लिए है? क्योंकि दिल्ली प्रदेश, दिल्ली भाजपा प्रदेश, हाँ, तो दिल्ली भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष थे। सर दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है? 2-2.5 करोड़। बिल्कुल ना, पंजाब की भी इतनी है, 2.5-3 करोड़। तो पूर्वांचलियों ने 30 साल के अंदर दिल्ली पे कब्जा कर लिया ना, तो ये पूर्वांचली अगले 30 साल में पंजाब पे कब्जा क्यों नहीं कर लेंगे? आप मुझे मतलब, कल को कोई मनोज तिवारी पंजाब भाजपा और पंजाब अकाली दल का अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाएगा पूर्वांचलियों का वोट लेने के लिए? आज जब यहाँ छठ जब आती है और छठ में जब महिलाएं स्नान करने जाती हैं ना,
नदी तालाबों में, तो हर पॉलिटिकल पार्टी पूर्वांचली समाज की छठ मनाने वाली महिलाओं के स्वागत में स्वागत द्वार लगाती है, बड़े बड़े बैनर लगाती है कि अकाली दल माताओं बहनों का स्वागत कर रहा है छठ पे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और यहाँ एक डिस्क्लेमर के तौर पे, जो कि सच भी है, हम आप चर्चा जब कर रहे हैं कि कहां किसका कब्जा हो जाएगा, दिल्ली पे किसने कब्जा कर लिया, तो हमारे आपके कहने का भाव कभी भी ये नहीं है कि कोई दूसरे प्रदेश का किसी दूसरे प्रदेश में ना आए, ना करे, वहां ना आजीविका कमाए, हमारा ये कोई मतलब नहीं है। भारत सबका है। लेकिन जब हम आप बात कर रहे हैं तो हमने शुरुआत में कहा कि हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम सामाजिक बात कर रहे हैं। और जब सामाजिक बात कर रहे हैं तो भारत बहुसंस्कृति का देश है। और जब ये कथन अगर सत्य है, और सच है भी, कि भारत जो है वो अलग अलग संस्कृतियों का देश है, तो फिर हमें पंजाब की संस्कृति यानी पंजाबियत के बारे में बात करनी पड़ेगी। दिल्ली की जो मिली जुली संस्कृति थी उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। निश्चित हमें लगता है कि पिछले आधे घंटे की चर्चा हो गई है, और इस चर्चा में जो कुछ भी निकल के आया है, निश्चित रूप से आपके सरोकार, हमारी चिंताएं और हम दोनों के सरोकार, और इस बातचीत से निकले जो भी बिंदु हैं, उससे प्रारब्ध के दर्शक और शेष समाज भी कुछ अपना रास्ता कायम कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ चर्चा के इस अंक को, मैंने कहा ना, चर्चा के इस अंक को, ये चर्चा बहुत लंबी होनी है, और पंजाब या इस तरह के सांस्कृतिक जहां क्षरण हो रहा हो, जहां सांस्कृतिक एक प्रदेश, एक कल्चर खतरे में हो, तो उस पर जो है घंटे आधे घंटे की कोई चर्चा मुझे नहीं लगता कि पर्याप्त है। तो इस पे आगे फिर बात करेंगे। अजीत जी, रामदास जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और आगे भी देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद और आपको नमस्कार। प्रारब्ध के इसी के साथ प्रारब्ध जी, इसी के साथ प्रारब्ध के सभी दर्शकों से एक बार फिर निवेदन है कि अगर आपको हमारी चर्चाएं पसंद आ रही हों, आपको हमारे विषय पसंद आ रहे हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए, और साथ साथ हमें विषय भी सुझाइए, राय भी दीजिए कि आपको किस तरह की चर्चाएं सुनने को पसंद है। बहुत जल्द बाबा रामदास जी के साथ एक फिर चर्चा पंजाब पर, और अब एक वानप्रस्थी के रूप में पूरा विश्व, पूरा देश इनका घर है। अब न ये पंजाब के हैं, न ये गाजीपुर के हैं, अब ये पूरे भारत के हैं। तो भारत के तमाम विषयों पर आपसे चर्चा लगातार होती रहेगी, ऐसी मुझे आशा है। नमस्कार। थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू वेरी मच।